नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर, जहां हम देखने वाले हैं फ्लावर के बचे हुए पार्ट्स को। हमने पिछली वीडियो के अंदर फ्लावर के दो पार्ट्स को डिस्कस कर लिया था, जो कि एक्सेसरी पार्ट्स थे, जिनका नाम था कैलिक्स और कोरोला। उसके आगे के पार्ट्स को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। कैलिक्स और कोरोला के बाद एक टर्म आती है पेरियंथ। ये पेरियंथ क्या होती है? जब कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सके, तब उस समय कैलिक्स और कोरोला को इकट्ठे हम पेरियंथ का नाम दे सकते हैं। मतलब कि कैलिक्स कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, और कोरोला कैसा होता है, कलर्ड होता है, ब्राइट कलर का होता है। जब उन दोनों के अंदर ऐसा चेंजमेंट आ जाए कि आप उन दोनों को देख करके डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा कोरोला है और कौन सा कैलिक्स है, तब हम उन दोनों को कलेक्टिवली एक पेरियंथ का नाम दे सकते हैं। जैसा कि इस डेफिनेशन के अंदर मेंशन है, व्हेन द टू एक्सेसरी वर्ल्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड। कैलिक्स एंड कोरोला क्या है? एक्सेसरी वर्ल्स हैं, जब उन दोनों को डिफरेंशिएट ना किया जा सके। मतलब जब बोथ वर्ल्स आर लुकिंग अलाइक, जब दोनों वर्ल्स एक जैसे दिखने नजर आ जाएं। वो अलग अलग वर्ल्स भी हो सकते हैं या फिर एक सिंगल वर्ल्स भी हो सकता है। वैसे तो एक्सेसरी दो वर्ल्ड होते हैं, जब कैलिक्स और कोरोला। जब एक ही वर्ल्ड प्रेजेंट है तो क्या आप उसको कैलिक्स बोलोगे या फिर कोरोला बोलोगे? तो उन दोनों में से ना बोल करके आप उसको पेरियंथ बोल सकते हो। तो कुछ केसेस के अंदर ये भी हो सकता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सिंगल वर्ल्ड। अगर कैलिक्स और कोरोला दो वर्ल्ड की बजाय एक सिंगल वर्ल्ड ही प्रेजेंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेरियंथ का नाम देंगे। तो इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन टू एक्सेसरी वर्ल्ड्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, दैट इज वर्ल्ड्स आर लुकिंग अलाइक। दो वर्ल्ड्स जब एक जैसे नजर आने लग जाएं, या फिर उस फ्लावर के पास एक्सेसरी वर्ल्ड के नाम पे एक सिंगल ही वर्ल्ड प्रेजेंट हो, तो ना हम उसको कैलिक्स बोलेंगे ना हम उसको कोरोला बोलेंगे, हम उसको पेरियंथ का नाम देंगे। जिस तरह कैलिक्स सेपल से मिलकर बना हुआ था, कोरोला पेटल से मिलकर बना हुआ था, जब हम पेरियंथ का नाम दे देते हैं तो उसकी इंडिविजुअल यूनिट को हम टेपल का नाम देते हैं। ना सेपल ना पेटल, हम उसको टेपल बोलेंगे। तो हम यहां देख सकते हैं कैलिक्स के पास सेपल होती है, कोरोला के पास पेटल होती है, और पेरियंथ के पास टेपल होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेरियंथ इज मेड अप ऑफ टेपल। अब बात आती है कि जो टेपल्स हैं वो सेपल की तरह नजर आती हैं या फिर पेटल की तरह नजर आती है। मैंने कहा कि डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो वो टेपल्स कैसी नजर आ सकते? ग्रीन कलर या फिर ब्राइट कलर की। तो उस बेस के ऊपर टेपल्स को भी अलग अलग नाम दिया गया, तो पेरियंथ को अलग नाम से जाना जाता है। देखो, द टेपल्स में भी ब्राइटली कलर, वो ब्राइट कलर की भी हो सकती हैं, पेटल जैसी भी नजर आ सकती हैं, तो उसको हम पेटलोइड टेपल बोलेंगे, पेटलोइड पेरियंथ बोलेंगे। क्यों? उस पेरियंथ के अंदर ऐसी टेपल्स हैं जो पेटल्स की जैसी नजर आ रही हैं। जो मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, टेपल कब बोल रहा हूं, पेटल कब बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि जब पेरियंथ के अंदर जो टेपल्स हैं वो पेटल जैसी नजर आने लग जाए, कलर्ड नजर आने लग जाए, ब्राइट कलर की नजर आने लग जाए, तो उस पेरियंथ को हम बोलेंगे पेटलोइड पेरियंथ। और जब उसके अंदर जो टेपल्स होती हैं वो ग्रीन कलर की हों, तो उस पेरियंथ को हम बोलेंगे सेपलोइड पेरियंथ। इनके एग्जाम्पल आप ध्यान रखो कि पेटलोइड पेरियंथ को हम के अंदर एग्जाम्पल आता है ग्लोरियोसा का, और सेपलोइड पेरियंथ के अंदर एग्जाम्पल आता है चिनोपोडियम का। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें। अब देखो कि मैंने कैलिक्स एंड कोरोला के अंदर सेपल्स फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, उस बेस के अंदर भी मैंने उनको अलग अलग नाम से बताया था। इसी तरह यहाँ पे जो टेपल्स होती हैं वो फ्यूज्ड हैं या फिर फ्री हैं, उस बेस के ऊपर इनको अलग अलग नाम से जाना गया है। अब देखो, पेरियंथ में भी पॉलीफाइलस। पॉलीफाइलस का मतलब यहाँ पे टेपल्स फ्री हैं, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो उस पेरियंथ को हम पॉलीफाइलस पेरियंथ बोल सकते हैं। अगर गैमोफाइलस बोलेंगे तो यहाँ पे क्या है, टेपल्स क्या है, फ्यूज्ड है एक दूसरे से। ये वही टर्मिनोलॉजी है जो मैंने कैलिक्स और कोरोला वाले टॉपिक में इस्तेमाल की थी। अब बात करते हैं कि पेरियंथ को पहचानने के लिए हमें क्या होगा। पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ को पहचानने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके बेस के ऊपर कुछ ब्राइट कलर की शाइनिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। व्हाइट कलर की शाइनिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। देखो, द पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय टू व्हाइट
शाइनिंग स्ट्रक्चर, 2 वाइट शाइनिंग स्ट्रक्चर आपको उसके बेस के ऊपर देखने को मिलेगी, पेरियंथ के बेस के ऊपर, जिसको हम लोडिक्यूल्स का नाम देते हैं। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोडिक्यूल्स क्या होते हैं। लोडिक्यूल्स हमेशा पेरियंथ की बेस के ऊपर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हम वीट के अंदर ले सकते हैं। वीट के अंदर जो पेरियंथ होती है उसके बेस के ऊपर क्या पाया जाता है, हमें लोडिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये पेरियंथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी। दोबारा से रिपीट करता हूँ, पेरियंथ क्या होता है, जब हम कैलिक्स और कोरोला को डिफ्रेंशिएट ना कर पाएं तो उस टाइम उस वर्ल को हम पेरियंथ बोल देते हैं। और पेरियंथ की इंडिविजुअल यूनिट क्या होती है, टैपल होती है। तो टैपल फ्यूज भी हो सकती है और फ्री भी हो सकती है। अगर फ्री है तो पॉलीफाइलस बोलेंगे, अगर फ्यूज्ड है तो उसको गैमोफाइलस बोलेंगे। अगर टैपल्स का कलर पेटल जैसा नजर आता है, मतलब ब्राइट कलर की टैपल्स नजर आती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेटलॉइड पेरियंथ बोलेंगे। अगर उसका कलर, टैपल्स का कलर कैसा, ग्रीन कलर का है, तो हम उसको बोलेंगे सेपलॉइड पेरियंथ। उनके अंदर एग्जाम्पल देख सकते हैं, पेटलॉइड के अंदर ग्लोरियोसा है और सेपलॉइड के अंदर चिनोपोडियम है। अब बात करें कि लोडिक्यूल्स क्या होते हैं। लोडिक्यूल्स वो स्ट्रक्चर होती हैं, वो 2 स्ट्रक्चर होती हैं जो पेरियंथ के बेस से अराइज होती हैं, जो वाइट शाइनिंग स्ट्रक्चर होती हैं, उनको लोडिक्यूल्स बोला जाता है। वो किसके अंदर पाई जाती हैं, वो वीट के अंदर पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेरियंथ के बारे में है, वरना नॉर्मली क्या होता है, पेरियंथ को बस एक चीज़ से रिप्रेजेंट करके हटा दिया जाता है कि भाई पेरियंथ क्या होती है, जब उनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता उसको पेरियंथ कहते हैं और उसके अंदर टैपल्स होते हैं। बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन वीडियोस के अंदर देता रहता हूं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काम आएंगी। तो इन इन्फॉर्मेशन को आप प्लीज अपनी नोटबुक में नोट कर लें। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम क्या होता है। एंड्रोसियम जिस तरह से हमारे पास पहला वर्ल कैलिक्स था, दूसरा वर्ल कोरोला था, उसी तरह तीसरा वर्ल हमारे पास आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिस तरह कैलिक्स और कोरोला का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट सेपल और पेटल हुआ करते थे, उसी तरह एंड्रोसियम वर्ल का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट स्टेमन कहलाता है। जैसे कि आप इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, इट इज द थर्ड वर्ल, तीसरा वर्ल है फ्लावर का। पहला वर्ल कैलिक्स था, दूसरा कोरोला है और तीसरा क्या है, एंड्रोसियम है, विच इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैलिक्स और कोरोला क्या थे, एसेसरी ऑर्गन्स थे, एसेसरी पार्ट्स थे फ्लावर के, बट एंड्रोसियम जो है वो नेसेसरी पार्ट है फ्लावर का, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाता ही करवाता है। तो इसको हमने नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है। जिस तरह कैलिक्स और कोरोला सेपल पेटल से मिलकर बने हुए थे, उसी तरह इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन, कई सारे स्टेमन मिलकर के एक एंड्रोसियम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं। आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल 2 होने बहुत ज़रूरी हैं, तो फ्लावर के अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरह मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम के पास स्टेमन प्रेजेंट होते हैं और जिसको हम एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह रहे हैं। स्टेमन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक कंपोनेंट होता है फिलामेंट और एक कंपोनेंट होता है एंथर। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट वो है जो किससे जुड़ा हुआ होता है, रिसेप्टेकल से जुड़ा हुआ होता है, रिसेप्टेकल से एंथर को जोड़ने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, रिसेप्टेकल है फ्लावर का, यहाँ से क्या निकल रहे हैं, स्टेमन निकल रहे हैं। स्टेमन के 2 पार्ट हैं, फिलामेंट और एंथर। तो फिलामेंट क्या है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और एंथर क्या है, एक नोब लाइक स्ट्रक्चर है। अब एंथर है, एंथर के पास कितने कंपोनेंट होते हैं, मतलब कितने लोब्स होते हैं, इसके पास यूजुअली 2 लोब्स पाए जाते हैं, एक ये लोब हो गया और एक ये लोब हो गया। 2 लोब पाए जाते हैं यूजुअली किसी भी फ्लावर के स्टेमन के अंदर, किसी भी फ्लावर के एंथर के अंदर 2 लोब पाए जाते हैं। तो हम उस एंथर को बाइथिकस कहते हैं। तो 2 लोब पाए जाएं तो हम उसको बाइथिकस कहेंगे। बट कभी कभी किसी न किसी एंथर के अंदर क्या होता है, सिर्फ सिंगल लोब ही पाया जाता है, किडनी शेप लोब ही पाया जाता है। उस लोब की वजह से, एक सिंगल लोब की वजह से हम उस एंथर को क्या कह देंगे, मोनोथिकस एंथर बोल देंगे। ये किस बेस के ऊपर हमने मोनोथिकस और बाइथिकस कहा है, कि एक एंथर के पास सिंगल लोब है या फिर डबल लोब है। डबल लोब वाले को हमने बाइथिकस एंथर कहा और सिंगल लोब वाले को हमने मोनोथिकस एंथर का नाम दिया। अब इन लोब्स के अंदर
कुछ कंपोनेंट होते हैं, कुछ चैम्बर होते हैं, हर एक लोब एक दो चैम्बर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर एक लोब दो चैम्बर के अंदर कन्वर्ट होगा, दूसरा लोब भी दो चैम्बर के अंदर कन्वर्ट होगा, तो एक एंथर के पास 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जिनको हम पोलन चैम्बर बोलते हैं या फिर पोलन सैक भी बोल सकते हैं। तो मैंने कहा कि एंथर के पास 2 लोब होते हैं और हर एक लोब के पास 2 चैम्बर होते हैं, 2 पोलन चैम्बर होते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर यही बताया गया है कि ईच एंथर लोब हैज 2 पोलन सैक या फिर पोलन चैम्बर। हर एक एंथर लोब के पास 2 पोलन सैक होंगे, उनको हम पोलन चैम्बर भी बोल सकते हैं। और उनके अंदर हमें राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, जिनको हम पोलन ग्रेन के नाम से जानते हैं। देखो, कोई भी पार्ट एक फर्टाइल हो सकता है और स्टीराइल हो सकता है। फर्टाइल वो पार्ट होता है जो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाए, और स्टीराइल वो पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प ना करवाए। अगर इन एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं, तो वो क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करवाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएंगे। तो हम इनको फर्टाइल एंथर बोल रहे हैं, फर्टाइल स्टेमन बोल रहे हैं। फर्टाइल स्टेमन कब बोलेंगे, जब एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। अगर इस एंथर के पास, मतलब इस एंथर के पास या फिर इस पूरे स्टेमन को कह सकते हैं, इस स्टेमन के पास अगर पोलन ग्रेन्स नहीं है, स्टेमन के एंथर के अंदर अगर पोलन ग्रेन्स नहीं है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करवाएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने का काम तो किसका है, पोलन ग्रेन्स का है अल्टीमेटली। तो अगर जिस एंथर के पास पोलन ग्रेन्स नहीं होंगे, तो उस स्टेमन को हम स्टेमी नोड बोलेंगे। इस पॉइंट के अंदर ये बताया, समटाइम्स द स्टेमन बिकम स्टीराइल। स्टीराइल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प नहीं करवाएगा, एंड डू नॉट फॉर्म पोलन ग्रेन्स, वो पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, तो उस स्टेमन को हम स्टेमी नोड बोलेंगे। फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा, गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। अगर एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन फर्टाइल ना होकर के स्टीराइल हैं, तो हम उसको स्टेमन ना बोल करके क्या बोलेंगे, स्टेमी नोड बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टीराइल है, फर्टाइल नहीं है, वो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प नहीं करवा सकता, इसलिए हम उसको स्टेमी नोड बोल रहे हैं। दोबारा बताता हूँ कि एंड्रोसियम में क्या क्या होता है। एंड्रोसियम के अंदर एंड्रोसियम क्या होता है, एक तो थर्ड वल होता है जो कि नेसेसरी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। उसके अंदर एक इंडिविजुअल यूनिट होती है जिसको हम स्टेमन के नाम से जानते हैं। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, पहला फिलामेंट जो कि इलोंगेटेड होता है, और दूसरा होता है एंथर जो नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंथर जो होता है वो 2 लोब के अंदर जनरली कन्वर्ट होता है, 2 लोब उसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए उसको बाइथिकस एंथर कहा जाता है। कभी कभी कुछ केसेस के अंदर उसके अंदर सिर्फ एक लोब ही पाया जाता है, तो उसको हम मोनोथिकस एंथर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हर एक एंथर का जो लोब होता है वो 2 चैम्बर के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, तो इस वजह से एक एंथर के पास 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 पोलन चैम्बर पाए जाते हैं, और उन पोलन चैम्बर के अंदर क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर के पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो अल्टीमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर काम आते हैं। अगर किसी स्टेमन के एंथर के पास पोलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं, तो उस स्टेमन को हम स्टेमन ना कह करके स्टेमी नोड कहेंगे। जिस तरीके से हमने कैलिक्स और कोरोला के अंदर उनके इंडिविजुअल यूनिट की अरेंजमेंट देखी थी, उसी तरह हम एंड्रोसियम के अंदर जो स्टेमन्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट यहाँ देखेंगे। जो एंड्रोसियम होता है उनकी फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं स्टेमन के अरेंजमेंट की वजह से। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट स्टेमन्स की होती है, जिसकी वजह से एंड्रोसियम की फॉर्म्स चेंज होती रहती हैं। तो आइए देखते हैं पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस क्या होता है, जहां जो डिफरेंट स्टेमन्स होते हैं एंड्रोसियम के अंदर वो एक दूसरे से फ्री होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूजन शो नहीं करते हैं, तो उस टर्म को हम पॉलीएंड्रस कहेंगे। यहाँ क्या होता है, स्टेमन्स फ्यूज ना होकर के फ्री फॉर्म के अंदर होते हैं। तो दूसरी फॉर्म भी हो सकती है, मतलब कि यहाँ जो स्टेमन होते हैं वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं, तो फ्यूज्ड फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिनएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन जहां स्टेमन से फ्री हो और जहां स्टेमन फ्यूज हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिनएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। तो यहां देख सकते हो पॉलीएंड्रस के अंदर स्टेमन्स आर फ्री, स्टेमन यहाँ पे फ्री मिलेंगे। इस एंड्रोसियम के अंदर स्टेमन हमें फ्री देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, ब्रेसिका के प्लांट के फ्लावर के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी, और क्यूकरबिटा के प्लांट के अंदर हमें सिनएंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं मोनोएडल्फस।
मोनो एडल्फस का मतलब क्या होता है? अगर सिनेंड्रस कंडीशन है, सिनेंड्रस कंडीशन मतलब कि स्टेमन्स फ्यूज्ड है, स्टेमन अगर फ्यूज्ड हैं, फ्यूज होकर के कितने बंच बना रहे हैं, कितने बंडल बना रहे हैं, मतलब एक ही बंडल के अंदर सारे स्टेमन आके फ्यूज हो गए, या फिर दो अलग अलग बंडल्स के अंदर हैं, या फिर तीन अलग अलग बंडल्स के अंदर वो फ्यूजन शो कर रहे हैं, उस बेस के ऊपर यहाँ पे टर्मिनोलॉजी रखी गई है। अगर फ्यूजन स्टेमन का एक ही बंच के अंदर, एक ही बंडल के अंदर होता है कि एक ही बंडल के अंदर सारे के सारे स्टेमन फ्यूज होकर के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम मोनो एडल्फस कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा है स्टेमन्स में भी यूनाइट हो सकते हैं इनटू वन बंच, ओनली एक ही बंडल के अंदर ही यूनाइट हो, तो उस कंडीशन को हम मोनो एडल्फस कंडीशन बोलेंगे। एग्जांपल, चाइना रोज के अंदर आपको मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं डाई एडल्फस, मतलब कि स्टेमन फ्यूज होंगे बट उनके अंदर दो बंच देखने को मिलेंगे, दो बंच के अंदर, दो बंडल्स के अंदर ही क्या होंगे, दो अलग अलग बंच होंगे, उनके अंदर कुछ स्टेमन फ्यूज हुए होंगे, इसके अंदर कुछ स्टेमन फ्यूज होंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डाई एडल्फस कंडीशन बोलेंगे। स्टेमन्स में भी यूनाइटेड होंगे इन टू बंडल्स, दो बंडल के अंदर आपको स्टेमन यूनाइटेड देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल पी, मटर के प्लांट के जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर डाई एडल्फस कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट होता है पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस का मतलब कि यहाँ पे स्टेमन्स फ्यूज होंगे बट दो से ज्यादा बंडल्स का फॉर्मेशन करेंगे, दो से ज्यादा बंडल के अंदर वो फ्यूजन शो करेंगे। वो किसके अंदर देखने को मिलेगा? सिट्रस प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा स्टेमन्स यूनाइटेड इन मोर देन टू बंडल्स, दो बंडल से ज्यादा के अंदर ही स्टेमन अपना यूनाइटेड कंडीशन शो करेगा, फ्यूजन शो करेगा, फ्यूजन होकर के दो से ज्यादा बंडल का फॉर्मेशन करेगा, तो हम उसे पॉली एडल्फस कंडीशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस का मतलब क्या होता है कि पहला वर्ड हमारा क्या था? कैलिक्स था, फिर था कोरोला, कोरोला के अंदर थे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर क्या है? स्टेमन्स है। अब वो स्टेमन्स अगर कोरोला की पेटल्स के साथ फ्यूज्ड हैं, पेटल्स के साथ अटैच हैं, चिपके हुए हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स। क्यों? क्योंकि कोरोला के नेक्स्ट ही हमारे पास एंड्रोशियम आ जाता है, तो एंड्रोशियम के स्टेमन कोरोला की पेटल से अटैच हो सकते हैं, और उस कंडीशन को, उस प्लांट की कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं? एपीपेटलस बोलते हैं। ये किसके अंदर देखेंगे? ब्रिंजल के फ्लावर के अंदर हमें एपीपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टेमन पेटल्स के साथ फ्यूज रहते हैं। नेक्स्ट आता है एपीफाइलस। एपीफाइलस क्या होता है? जब स्टेमन टेपल्स के साथ अटैच हो, टेपल्स यहाँ पे कोरोला ना होकर के यहाँ पे पेरियंथ आ जाता है, पेरियंथ की टेपल्स के साथ अगर स्टेमन अटैच होते हैं तो उस कंडीशन को हम एपीफाइलस कंडीशन बोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेमन्स आर अटैच टू द टेपल्स। एग्जाम्पल, लिली के फ्लावर के अंदर हमें एपीफाइलस एंड्रोशियम देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रोशियम के स्टेमन्स आपके टेपल्स के साथ ही अटैच होंगे, तो उस कंडीशन को हम एपीफाइलस कंडीशन बोलेंगे। नेक्स्ट कंडीशन देख सकते हैं गाइनेंड्रस कंडीशन। गाइनेंड्रस कंडीशन क्या होती है? इसके अंदर जो स्टेमन्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच होते हैं। स्टेमन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ अटैच होंगे, इधर देखो कि ये फ्लावर है, ये बीच में क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस पेटल्स की, या मतलब कोरोला के और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच वाला वर्ग क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। एंड्रोशियम पेटल्स के साथ भी अटैच होता है और इसके साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ भी अटैच हो सकता है। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव के साथ अटैच होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ अटैच होता है, उसको गाइनेंड्रस कंडीशन बोलेंगे। यहाँ पे लिखा स्टेमन्स आर अटैच टू द कार्पल्स। कार्पल्स क्या है? गाइनोशियम का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है जिसको हम कार्पल बोलते हैं। एग्जाम्पल हमें कैलोट्रोपिस के अंदर ये देखने को मिलेगा। आंकड़े का जो प्लांट होता है वो नॉर्मली आपको देखने को मिल जाता है, तो उसके जो फ्लावर जब आप तोड़ोगे उस फ्लावर के अंदर देखना आपको गाइनेंड्रस कंडीशन देखने को मिलेगी। आप अगर उस चीज को एक्सप्लोर कर पाए तो आप देख सकेंगे उसके अंदर कि गाइनेंड्रस कंडीशन कैसी होती है, वो आप विजुअली देख सकोगे। तो दोबारा से मैं इन फॉर्म्स को रिपीट कर देता हूं। पहली कंडीशन है पॉलीएंड्रस, जहां पे क्या होते हैं? स्टेमन्स फ्री होते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेंड्रस, जिसके अंदर क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं स्टेमन।
फिर आता है मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस कंडीशन क्या होती है, फ्यूज्ड तो होते हैं बट एक ही बंडल के अंदर फ्यूज्ड होते हैं सारे के सारे स्टेमन। नेक्स्ट आता है डाइएडल्फस। डाइएडल्फस के अंदर क्या होता है, फ्यूजन मिलेगा स्टेमन का बट वो 2 बंडल्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर आता है पॉलीएडल्फस, इसके अंदर 2 से ज्यादा बंडल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट आता है एपीपेटलस, यहाँ पे क्या होगा, स्टेमन्स पेटल्स के साथ अटैच होंगे। फिर आता है एपीफाइलस, वहां पे क्या होता है, स्टेमन्स टेपल्स के साथ अटैच होते हैं। फिर आता है गायनेंड्रस कंडीशन, यहाँ पे क्या होता है, स्टेमन्स कार्पल के साथ अटैचमेंट शो करेंगे। ये डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स होते हैं एंड्रोशियम के, जो मैंने अभी आपको बताए। हमने एंड्रोशियम के इंडिविजुअल कंपोनेंट स्टेमन के 2 पार्ट देखे, कौन कौन से, फिलामेंट एंड एंथर। एंथर और फिलामेंट दोनों पार्ट स्टेमन के होते हैं। अब स्टेमन के इन दोनों पार्ट के अंदर अटैचमेंट किस तरह से होता है कि एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से अटैच किस तरह से होते हैं, किस फॉर्म के अंदर एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको हम इस बोर्ड के ऊपर डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि फिक्सेशन ऑफ एंथर फिलामेंट के ऊपर कैसे होता है। ये जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट के ऊपर का जो एंथर है, ये लोब किस तरह से अटैच होता है। यहाँ पे 4 फॉर्म के अंदर अटैचमेंट यहाँ पे दिखाई गई है। तो एंथर का फिक्सेशन 4 टाइप से हो सकता है। पहला, एडनेट टाइप ऑफ फिक्सेशन। एडनेट के अंदर क्या होता है, व्हेन द फिलामेंट रन्स अप टू द होल लेंथ इन बिटवीन द एंथर लोब। एंथर लोब जो होता है, 2 लोब मैंने बताए थे एंथर के, उन दोनों लोब के बीच में से अगर फिलामेंट जा रहा है, पास हो रहा है, उस फिलामेंट के दोनों तरफ एंथर के लोब जुड़े हुए हैं, उस टाइप के फिक्सेशन को हम क्या कहेंगे, एडनेट टाइप ऑफ फिक्सेशन कहेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट है ये फिलामेंट का है। इस फिलामेंट के दोनों तरफ क्या है, ये एक एंथर का लोब है, ये एक एंथर का लोब है। तो यहाँ पे कहा गया है व्हेन द फिलामेंट रन्स अप, ये फिलामेंट रन कर रहा है द होल लेंथ इन बिटवीन द एंथर लोब, 2 एंथर लोब की होल लेंथ के बिटवीन ये क्या कर रहा है, रन अप कर रहा है। तो इस टाइप के फिक्सेशन को हम क्या कहेंगे, एडनेट टाइप ऑफ फिक्सेशन कहेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो एंथर होते हैं उनके पूरे लोब के साथ ही अटैच होता है, पूरे के पूरे लोब के साथ अटैच होता है फिलामेंट। उस टाइप के फिक्सेशन को हम क्या कहते हैं, एडनेट टाइप ऑफ फिक्सेशन एंथर का। एंथर का फिक्सेशन कैसा है, एडनेट टाइप का है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्सेशन देखते हैं, बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड नाम से ही पता चलता है कि एंथर के बेस के साथ फिलामेंट अटैच होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन फिलामेंट अटैच टू द बेस ऑफ एंथर, एंथर के बेस से फिलामेंट जब अटैच होता है तो उस टाइप के फिक्सेशन को हम बेसी फिक्स्ड टाइप का फिक्सेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक एंथर का लोब है, एंथर के लोब के बेस के साथ ही क्या अटैच है, फिलामेंट अटैच है। तो इस टाइप के फिक्सेशन को हम बेसी फिक्स्ड फिक्सेशन बोलेंगे एंथर का। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, डोर्सी फिक्स्ड। डोर्सी फिक्स्ड टाइप का फिक्सेशन ऐसा होता है कि जो फिलामेंट होता है वो एंथर के बेस के साथ अटैच ना होकर के उसके बैक के साथ अटैच होता है। यहाँ तो क्या था, उसके बेस के साथ अटैच था, यहाँ उसकी बैक साइड के साथ अटैच है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फिलामेंट इस एंथर के बैक साइड के साथ अटैच है। तो यहाँ पे व्हेन फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ एंथर, एंथर की बैक के साथ अटैच है, तो उस टाइप के फिक्सेशन को हम क्या कहेंगे, डोर्सी फिक्स्ड टाइप ऑफ फिक्सेशन इन एंथर। तो यहाँ पे इस डायग्राम से आप, जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टाइप की फिक्सेशन देखते हैं, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल टाइप की फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है एंथर की बैक साइड से ही अटैच होता है, बट उसका अटैचमेंट इस तरह से होता है कि जो एंथर है वो एयर के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक फिलामेंट है, ये मार्कर एक फिलामेंट है, उसके ऊपर ये एंथर का लोब है, इस तरह से अटैच है कि एंथर यहाँ पे इस तरह से मूव कर सकता है, एयर के अंदर मूवमेंट शो कर सकता है। बट डोर्सी फिक्स्ड के अंदर क्या होता है कि ये डोर्सल साइड में फिक्स हो गया, बट ये फिक्स ही रहेगा, मूवमेंट कोई शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डोर्सी फिक्स्ड होगा, जहाँ पे मूवमेंट शो ना करके बैक साइड पे ही फिलामेंट अटैच रहेगा। वर्सेटाइल के अंदर भी बैक साइड पे फिलामेंट अटैच रहेगा, बट यहाँ पे क्या होगा, जो एंथर है वो स्विंग करेगा एयर के अंदर, फ्रीली स्विंग करेगा एयर के अंदर एंथर लोब, किसके अंदर,
वर्सेटाइल टाइप ऑफ फिक्सेशन इन एंथर। तो ये 4 टाइप के मैंने एंथर के फिक्सेशन बताए फिलामेंट के साथ। कौन कौन से? पहला एडनेट टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, एंथर लोब के कंप्लीटली रन अप होता है, रन करता है उसके कंप्लीट एंथर के लोब से कौन? फिलामेंट। नेक्स्ट आता है बेसिफिक्स्ड, जहां पे फिलामेंट एंथर के बेस के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट आता है डोर्सिफिक्स्ड। डोर्सिफिक्स में क्या होता है, डोर्सल साइड या फिर बैक साइड से, एंथर के बैक साइड से अटैच होता है। नेक्स्ट आता है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल के अंदर क्या होता है कि यहाँ भी बैक साइड पे ही फिलामेंट अटैच होता है, बट यहाँ पे एंथर क्या होता है, फ्रीली मूव कर सकता है। इन सब के साथ साथ आप इन चारों टाइप के फिक्सेशन के एग्जाम्पल भी ध्यान रखें, जैसे कि एडनेट के अंदर एग्जाम्पल है बटरकप और मैग्नोलिया का, बेसिफिक्स्ड के अंदर एग्जाम्पल है ब्रेसिका का और रेफिनस का, डोर्सिफिक्स्ड के अंदर पैसिफ्लोरा के प्लांट कैसा फिक्सेशन शो करेंगे, उसके जो एंथर हैं वो डोर्सिफिक्स टाइप का फिक्सेशन शो करेंगे। वर्सेटाइल के अंदर जो ग्रासीज होती हैं, ग्रासीज के जो फ्लावर होते हैं वो डोर्सिफिक्स्ड टाइप का फिक्सेशन शो ना करके कैसा, वर्सेटाइल टाइप ऑफ फिक्सेशन शो करेंगे। तो ये 4 टाइप के एंथर के फिक्सेशन मैंने आपको बताए। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि गाइनोशियम काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, एंड्रोशियम भी काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो इनके हर एक पॉइंट को, हर एक फॉर्म्स को आप डिटेल से पढ़ें। मैंने आपको यहाँ पे इजी से इजी तरीके से समझाने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लें और अपना इस वीडियो के लिए फीडबैक कमेंट में डालें।